नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। और इसके पहले हमने पढ़ा है आधुनिक युग में भारतेंदु युग। आज हमको पढ़ना है आधुनिक युग में द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का हम नामकरण देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे, इस युग में कौन कौन से कवियों ने इसके बारे में क्या कहा है, यह सब आज हमको देखना है। तो देखिएगा आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं द्विवेदी युग का समय। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 जो मान्य है, यही माना जाता है। इस युग के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो देखेंगे इस युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे जाते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल है, अर्थात हिंदी साहित्य के युग में इनका अद्वितीय पूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से हम इनको थोड़ा सा आगे विस्तार से समझेंगे। अभी इसका हम प्रमुख बिंदु समझ लेते हैं। अगला बिंदु है, इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है और आपका जो भारतेंदु युग पढ़ा था उसको कहा गया है जागरण काल। अगला देखेंगे, इसे खड़ी बोली कविता का पल्लव काल कहा गया है। किसको? द्विवेदी युग को खड़ी बोली कविता का पल्लव काल कहा गया है। अब हम देखेंगे इसके कुछ नामकरण। द्विवेदी युग को किसने क्या कहा है, अर्थात इसके नामकरण देखेंगे। जागरण सुधार काल नगेंद्र द्वारा कहा गया है। नई कविता का द्वितीय उत्थान काल शुक्ल जी ने कहा है और हिंदू जाति का जागरण काल रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से द्विवेदी युग का नामकरण आपने देखा है। अब हम देखेंगे इस युग की कुछ विशेषताएं और इस युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं, प्रतिनिधि कवि रहे हैं, उनको देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आप पूरी क्लास लेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी। देखेंगे आगे विशेषताएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग की विशेषताएं, यहां पर सबसे पहली विशेषता आती है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता। अगली इस युग की विशेषता रहेगी मानव के प्रति प्रेम। पहली विशेषता है इसकी राष्ट्रीयता। अगली विशेषता हम देखेंगे मानव के प्रति प्रेम, अर्थात मानव प्रेम। अगली इसकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो इसके नामकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले ये नाम नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम चलते हैं आगे इनकी और विशेषताओं की ओर। अगली विशेषता देखेंगे अनुशासन प्रियता। अनुशासन प्रियता इस युग की बहुत ही मोस्ट विशेषता है, यह अनुशासन प्रियता। अगली देखेंगे अंधविश्वास और रूढ़ियों के प्रति विरोध। अंधविश्वास व रूढ़ियों का विरोध। अगली नैतिकता। नैतिकता। अगली देखेंगे इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता। अनुशासन प्रियता और इतिवृत्तात्मकता आपकी कई बार पेपरों में आ चुकी है, इसलिए आप यह इनकी विशेषताएं
सभी लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे कि एक बार पेपर में आया था, अनुशासन प्रियता किस युग की विशेषता है। उसमें आपको युगों का नाम दे देगा और प्रमुख विशेषता ये है द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता विशेषता प्रमुख रूप से द्विवेदी युग की है, इसलिए यह दो विशेषताएं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, यह प्रमुख रूप से इस युग का जो है आधार स्तंभ कही जाती हैं। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता द्विवेदी युगीन कवियों में राष्ट्रीयता का जो है महत्व देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता से संबंधित रचनाओं का वर्णन किया गया है। मानव प्रेम, द्विवेदी युगीन जो भी कवि रहे हैं वह मानव प्रेम से संबंधित रचनाएं भी लिखते रहे हैं। प्रकृति चित्रण, जैसा कि हर युग में होता है कि प्रकृति से संबंधित किसी न किसी कवि की रचनाएं आवश्यक रूप से मिल ही जाती हैं। अनुशासन प्रियता, अनुशासन प्रियता इस युग की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत इसलिए आती है क्योंकि इस युग के जो महान व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वह बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उनकी विशेषता के ऊपर ही इस युग की प्रमुख विशेषता अनुशासन प्रियता रखी गई है। आगे देखते हैं, अंधविश्वास व रूढ़ियों का विरोध। अंधविश्वास व रूढ़ियों का विरोध, इस युग के सभी कवियों ने अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया है, उसको स्थान नहीं दिया है अपनी कविताओं में, इनमें विशेषताओं का विरोध किया गया है। अगली, नैतिकता, इस युग की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत हम नैतिकता भी सदाचार आचरण को भी रख सकते हैं। इतिवृत्तात्मकता, इस युग की प्रमुख विशेषता इतिवृत्तात्मकता भी कही जा सकती है, अर्थात ये हो गई हैं हमारी द्विवेदी युग की प्रमुख कुछ विशेषताएं। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि रहे हैं और उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। तो आप लोग सभी मेरे साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरी क्लास प्रतिदिन 5 से 6 के बीच में यहाँ पर ली जा रही है, और जिन भी लोगों को, जिन भी मित्रों को मेरी क्लास के द्वारा नोट्स बनाने हैं, वह अपने नोट्स कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं। अगला देखेंगे, इसी में प्रमुख कवि, इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म होता है, इनका जन्म कब हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का? 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में। दौलतपुर के, उत्तर प्रदेश के दौलतपुर ग्राम में, और इनकी मृत्यु होती है 1938। तो यह इनका जन्म है और यह इनकी मृत्यु के संबंध में रचना दी गई है, तिथि दी गई है। यहाँ पर अब आगे देखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत ही आते हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा उपयोगी बहुत सी जानकारी है। सबसे पहले हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 दौलतपुर ग्राम में उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे, और यह साहित्य जगत में आने से पहले रेल विभाग में तार बाबू के पद पर कार्य किया करते थे, किंतु यह बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें रेल विभाग से निष्कासित कर दिया गया था। अर्थात फिर इनका जो मार्गदर्शन है वह हुआ इनका मार्गदर्शन साहित्य की ओर, क्योंकि साहित्य में इनकी प्रमुख देन हमको बहुत बड़ी है, क्योंकि इनके नाम पर एक युग का निर्माण हुआ है, इसलिए साहित्य के लिए इनका एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे।
कि किस प्रकार से इन रचनाएं अपनी साहित्य को अपनी निधि के रूप में प्रदान की हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। पहली देखेंगे कान्य, कुब्ज, अब्जा, अबला, विलाप। थोड़ी बड़ी सी है। कान्य, कुब्ज, अबला, विलाप। अगली है काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा। अगली देखते हैं हम सुमन। सुमन। अगली रचना है इनकी विनय शतक। विनय शतक। अगली देखते हैं कविता कलाप। कविता कलाप। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत सी मैंने पढ़ रखी हैं। चूंकि यहाँ पर यदि सभी रचनाएं लिखने को मैं बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको मैंने जो रचनाएं लिखवाई हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी में पहले कविता में क्या होता था, कविता लेखन में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में आगमन होता है तो वह खड़ी बोली में कविता के पक्षधर कहे जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में कविता करने का आह्वान किया था, अर्थात इनकी हिंदी में लिखित पहली कविता है हे कविते और सर्गो नरक ठिकाना नहीं। ये इनकी दो कविता, एक इनकी एक जो हे कविते है यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और दूसरा इनका एक लेख निकल कर आता है जिसको कहा गया है सर्गो नरक ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह कवियों की अपने उपनाम से कवियों की उदासीनता विषयक एक लेख लिखा था इन्होंने 1909 में। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ क्योंकि यह बहुत ही प्रमुख फैक्ट है। 1909 में भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग, इनका उपनाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा था। नामक लेख लिखा था। ये बहुत ही मेन फैक्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि यह पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को यह फैक्ट यहाँ पर लिखवा दिया है। अर्थात आप लोग याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्होंने अपने साहित्य में 1908 में अपने उपनाम या कहते हैं छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की उदासीनता विषयक नामक एक लेख प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से हमने देखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व। अब हम देखेंगे इस युग के अन्य कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो आइएगा अब हम देखते हैं इस युग के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं। इस युग के अन्य कवियों में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपने पढ़ लिया है। अब हमको देखना है इस युग के अन्य कवियों में मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को इस युग का, कौन से युग का, द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह अपना
गुरु मानते थे, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद को अपना गुरु मानते थे। इनका जन्म होता है किनका? मैथिली शरण गुप्त का 1886। कहां पर? चिरगांव, जिला झांसी। आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिक्स से इसको याद किए हूं। चिरगांव, जिला झांसी, ये मुझे कभी नहीं भूलता इनका जन्म, क्योंकि यह जन्म इनका मैं बहुत ही अच्छे से याद की हूँ। इनका जन्म है 1886 और इनकी मृत्यु है 1964। ये इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा वर्णन पढ़ना आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब देखेंगे इनके बारे में। यह बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं इस युग के, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह अपना गुरु स्वीकार करते हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर यह एक रचना लिखते हैं, साकेत। साकेत में उर्मिला से संबंधित बहुत ही प्रमुख प्रसंग इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की मैंने आपको बताया इससे पहले कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य से इन्होंने कविता लिखी थी, लेख लिखा था, जो कवियों की उदासीन उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा था। उससे यह महावीर प्रसाद द्विवेदी से मैथिली शरण गुप्त जी बहुत प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी रचना साकेत, जो महाकाव्य है, साकेत की रचना की थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लास में इतनी स्पीड में लग रहा होगा कि आपको ले रही हूँ क्लास, पर मैं इतनी स्पीड में क्लास नहीं ले रही हूँ। मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है वह होता है कि मैं जैसा पढ़ाती जाऊं आप लोगों को तुरंत माइंड में याद होता जाए, ताकि आप लोगों को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को इतनी गहराई से समझा रही हूँ। अगली इनकी रचना देखेंगे, पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की अगली रचना पंचवटी, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर। अब हम देखेंगे दूसरे कवि को जो इस युग के प्रमुख कवि कहे जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका नाम हरिऔध भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनका जो महाकाव्य है वह हिंदी अर्थात खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, प्रिय प्रवास। यहां से आपका एक प्रश्न और तैयार हो गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कहा जाता है, जो कि 1914 में लिखा गया था। इसमें इन्होंने प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का समाज सुधार, राधा का समाज सुधारिका के रूप में वर्णन किया है। अगली रचना है इनकी वैदेही वनवास, शोभते चौपदे, पद्म प्रसून, रस कलश, बोलचाल। एक और रचना इनकी मिलती है 1932 में, चौखे चौपदे। इस प्रकार से आप इनकी रचना याद कर लीजिएगा। अगले जो कवि हैं वह है हमारे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावादी कवियों की श्रेणी में सबसे पहले आपके श्रीधर पाठक आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, जॉर्ज पंचम की वंदना, वनाष्टक, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक। जो श्रीधर पाठक हैं वह हरमिट की कविताओं से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक कविता का जो है यहाँ पर अनुवाद किया था। हरमिट की कविताओं का अनुवाद अपनी इन रचनाओं के नाम पर किया था। अब हम देखेंगे इस युग के अगले कवि राम नरेश त्रिपाठी। तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी सरल है। मिलन पथिक, स्वप्न मानसी, एक ही बार में इनकी चारों रचनाएं याद हो जाती हैं। आगे देखेंगे रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जी को द्विवेदी युग में सूक्तिकार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह आदि। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की क्लास में बहुत ही तल्लीनता से समझाया गया है।
तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको इसमें यदि कुछ और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल पर नए मित्र हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर प्रतिदिन 4 से 5 के बीच में क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर आपको हिंदी बेसिक से संबंधित साहित्य तक का संपूर्ण जो सफ़र है वह मेरे साथ में तय करने में सहूलियत मिलेगी। अर्थात आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे यूट्यूब पर अध्यापन कार्य करवाने में बहुत ही आप लोगों का सहयोग प्रदान हो सके। आज के लिए इतना ही। जय भारत।